क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मणाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर के माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल सिंह जी, मेरे साथ लंबे समय से चुनाव के प्रबंधन में सहयोगी रहे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय प्रभाशंकर जी, इस जनपद के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति के माननीय सदस्य आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, मां विंध्यवासिनी देवी के चरणों की अर्चना करने वाले आदरणीय रत्नाकर जी, अंत्योदय योजना के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का साकार करने का संकल्प लिए नौजवान साथी हरराज सिंह जी, उत्तर मौर्य जी, मनोज जायसवाल जी, क्षेत्रीय मंत्री नागेंद्र रघुवंशी जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष काशी के निवासी आदरणीय मनीष जी, मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में मंच पर उपस्थित बहन निर्मला आनंद जी, इस बूथ स्तरीय बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबके चरणों में नमन करना चाहता हूं कि जनपद में बाढ़ की विपरीत स्थिति के बाद आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि सब कुछ विपरीत परिस्थिति और कठिनाइयों में भी पार्टी के प्रति जो आपका समर्पण है वो आज यहां प्रदर्शित हो रहा है। पार्टी के प्रति जो समर्पण आपके द्वारा जो प्रदर्शित हो रहा है, आज इसी प्रकार के समर्पण की आवश्यकता है। चारों ओर जो देश की परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, यदि जबड़ा खींचकर घुटने टेक कर इस संकल्प को साकार करने का काम आपने नहीं किया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, समाज आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं पहले कुछ बातें संगठन के संबंध में पुनः स्मरण कराने के लिए, आप सब पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने किया भी होगा और करेंगे भी, लेकिन जब संगठन की बैठक में आया तो संगठन की कुछ बातें, दो तीन बातें आपसे स्मरण करा दूं। बूथ पर कोई बूथ प्रमुख है या खड़े हो जाए, एक बूथ प्रमुख कोई खड़ा हो गया, एक बूथ पर आपके दायित्व क्या क्या है? वोट बनेगी तब तो निकालोगे, पहला काम वोट बनाना। चलिए बैठे। बूथ की जो एक टीम बनी है, इसको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सरकारी तंत्र का। आप ये देखते होंगे पोलियो ड्रॉप को खिलाने के लिए दो भाई या दो बहनें, चार बहनें, उनके पॉइंट तय होते हैं, पोस्ट तय होती है, किसी मंदिर के बाहर, किसी स्कूल के बाहर, किसी गली के मोड़ पर, किसी दफ्तर के बाहर, प्रोमिनेंट स्थान पर। उसी तरीके से बूथ की टीम को उस बूथ पर बीएलए बनाए नहीं बनाए अभी तक आप लोगों ने? बीएलए क्या चीज है कोई जानता है? सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा बूथ पर काम करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, वोट काटने के लिए, वोट का नाम और पते में शुद्धिकरण करने के लिए, वोट को इस बूथ से उस बूथ पर ट्रांसफर करने के लिए, परिचय पत्र बनवाने के लिए बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ का गठन है। पॉलिटिकल पार्टी सभी को, कोई भारतीय जनता पार्टी को अलग से नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बूथ पर अपने बूथ क्षेत्र के घर घर जाकर जो मतदाता मोहल्ले में, गली में, मकान में है, मतदाता सूची में नहीं है, मतदाता सूची में है, गली मोहल्ले में नहीं है, ऐसे लोगों के
नाम बढ़वाने और कटवाने के लिए घर घर जाकर जो फॉर्म भरेगा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, उसका नाम है बूथ लेवल एजेंट, बीएलए। बीएलओ का काउंटर पार्ट है। जिनके नाम मतदाता सूची में है या जिनका नाम बढ़ाने के लिए मतदाता सूची में दे रहे हैं, उनके फोटो लेकर उनका परिचय पत्र बन जाए। ये मतदाता सूची में नाम ऐड कराना, मतदाता सूची से गलत नाम हटवाना, मतदाता सूची के प्रत्येक मतदाता का परिचय पत्र से युक्त करना जो वोट डाल सके, ये काम है बूथ लेवल एजेंट का। मैं अपने बूथ के सभी साथियों से निवेदन करूंगा, एक वो व्यक्ति जो सर्वाधिक वोट बढ़ाने, घटवाने, परिचय पत्र बनाने के काम से वाकिफ हो और सरकारी अमले से काम कराने का माहिर हो, उसको आप अपने यहां बूथ लेवल एजेंट बनाकर एसडीएम को सूचना जाएगी। बूथ लेवल एजेंट के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं बस। उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और एक बार जो बूथ लेवल एजेंट बूथ पर बन गया, वो अगर 25 साल तक पार्टी नहीं हटाएगी तो बीएलए के रूप में वो चुनाव आयोग में आपका प्रतिनिधि बूथ पर दर्ज होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बूथ के प्रतिनिधियों से अपने यहां आपस में बैठकर कोई समझदार सा, कोई तेज तर्रार सा व्यक्ति बूथ लेवल एजेंट बीएलए को नियुक्त करके एसडीएम को जिला अध्यक्ष के माध्यम से सूचना भिजवा दीजिए। बूथ की कमेटियां 30 अगस्त तक पूरी कर लेंगे। बूथ की कमेटी पर संख्या का प्रतिबंध नहीं है। आपको अगर 10 लोग उपलब्ध हैं 10 बना लीजिए, 5 उपलब्ध हैं 5 बना लीजिए, 50 उपलब्ध हैं तो 50 को सूचीबद्ध कर दीजिए। कोई प्रतिबंध नहीं है कि 2 ही बनेंगे या 10 बनेंगे या 20 बनेंगे। जहां पर जो ताकत मुझ पर पास उपलब्ध है वो ताकत बूथ की सूची पर आनी चाहिए। बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता एक अलग सी टिपिकल श्रेणी है। वो श्रेणी है जो चुनाव के दिन में 6-7 दिन आपके साथ मिलकर काम करता, बाकी 12 माह 365 दिन वो भारतीय जनता पार्टी के रोज के काम को नहीं करता। लेकिन वो जो 7 दिन काम करता है, यानी लगभग 100 घंटे का कार्यकर्ता होता है, उसको भी अगर आपने बूथ पर पंजीकृत करके उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा और आज से मतदान के दिन तक बूथ की गतिविधियों में उसका सहयोग थोड़ा बहुत लेना शुरू किया, तो पहले से अधिक प्रभावी तरीके से वो बूथ पर आपके साथ चुनाव के परिणाम को आपके पक्ष में लाने में मदद करेगा। बूथ पर एक श्रेणी ऐसी है, जैसे मेरा 48 विधानसभा में 252 नंबर बूथ है मेरा, उस भवन के दोनों बूथ मैंने लिए। दोनों बूथों पर मैं बैठक स्वयं करके आया। व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं मीटिंग में उपस्थित लोगों को, और एक एक व्यक्ति को मालूम है कि तू इस बूथ का तेरे पर क्या दायित्व है। कार्यकर्ता की कीमत का एहसास कराना चाहता हूं। आचार्य जी मेरे चुनाव जीतने के बारे में चर्चा कर रहे थे। केवल एकमात्र व्यक्ति भगवान के बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरठ नगर विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता जिम्मेदार है। सारा श्रेय उसको है। एक पैसा मेरा चुनाव में 7 चुनाव में लड़े, एक नया पैसा मेरे घर से, मेरी बैंक से, मेरे घरवाली से, मेरे पिता से खर्च नहीं हुआ। मेरा जमानत तक मेरी जनता जमा करती है, लेकिन रात के 2 बजे आवाज लग जाए तो गोता कंधे पर नाड़ा बांधते हुए नीचे उतरकर उसके साथ जाने की गुणवत्ता रखता हूँ। जमानत भी मेरी वो जमा करती है। सड़क पर रिक्शे वाला लोग तो कहता बाबू मेरे 5 रुपए ले लो, मेरी इतनी सामर्थ्य है। वो सफाई काम करने वाली महिला, वाल्मीकि समाज की हमारी बहन, टोकरा सड़क पर रखकर अपने इसमें से खूंटे में से 10 का नोट निकाल के मेरे सिर पर हाथ फेरती तो हिंदू को पूरा बचा रखा है। ऐसी परिस्थिति जनता में पैदा करो। हर बूथ की टीम अगर बूथ के क्षेत्र में जनता के साथ 700 सतत सक्रिय संपर्क बनाकर रखेगी तो चुनाव के दिन आप आवाज लगाओगे, एक आदमी को घर के सारे लोग निकलकर वोट डालने के लिए लाइन लगा देंगे। और आज परिस्थिति इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बूथ कमेटी
व्यवहारिक और असली कमेटी, एक बात और बता रहा हूं, मेरे पास ये सूची है आपके यहाँ की, और ये है मड़िहान का मोहिली मंडल, इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स के नहीं करना चाहता। एक ही व्यक्ति भवन का प्रमुख भी है तो बूथ का सह प्रमुख भी है, इसलिए इसको दोबारा से चेक कर लीजिए। अगर एक भी बूथ फर्जी पा गया, ये भी मैं बड़ी चेतावनी के तौर पर और आग्रह के तौर पर बड़ी शालीनता के साथ कहना चाह रहा हूं, अभी बूथ चेकिंग का काम शुरू होगा, दूसरे जिले के लोग चेक करने आएंगे, हो सकता है दूसरे क्षेत्र के लोग चेक करने आ जाए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बूथ भी अगर फर्जी पा गया तो पार्टी में उनको नोटिस नहीं मिलेगा, निकाल के बाहर खड़े कर दिए जाएंगे। झूठ बोलने वाले को और फर्जी बूथ बनाकर पार्टी को चुनाव अभियान में धोखा देने वाले के लिए पार्टी में आवश्यकता नहीं। इसलिए बूथ पर टीम को सक्रिय करिए, बूथ की बनाई टीम को हर तरीके से जांच लीजिए, सच हो यथार्थता के आधार पर हो। बूथ पर बीएलए बनाकर मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र का काम कर लीजिए और बाद में इस टीम को बूथ की चौखट के भीतर तक पहुंचाने का काम करिए। एक एक परिवार के व्यक्ति और चेहरे से, जब मैं बूथ पर काम करता था तो बूथ कमरे के बाहर, मकान के बाहर खड़ा होकर प्रत्याशी से कहता था, ये मकान नंबर ये है, इसका मालिक ये है, इसके परिवार में इतनी वोट है, पत्नी का नाम ये है। कुछ इस तरह की परिस्थिति आप लोग पैदा करेंगे तो ये 2014 का जो चुनाव बहुत बड़े संघर्ष का चुनाव है, ये सामान्य चुनाव मत मानिएगा। और ये भी मत तय करिएगा कि प्रत्याशी कौन होगा। प्रत्याशी केवल कमल का फूल होगा, कमल के फूल को जिताने का काम मुझे आपको करना है। जिन नरेंद्र मोदी के नारे लगाकर आज आप आवाज लगा रहे हैं, या जो नरेंद्र मोदी आज हमारी आशा का किरण बना गया है, वो नरेंद्र मोदी के यहाँ व्यक्ति नहीं देखा जाता, केवल कमल का फूल देखा जाता है। मित्रों, इस बार उन्होंने 80 टिकट विधानसभा के निर्दयता पूर्वक काट दिए थे। 80 के 80 लोग जीत कर आए, कोई खिलाफत करने का साहस नहीं जुटा सका। आज मैं आपसे आग्रह करने आया और आपकी ताकत का एहसास कराने आया हूं। हनुमान जी की तरह आप अपनी ताकत का एहसास करिए। पार्टी जिताती है प्रत्याशी को, कभी कोई प्रत्याशी कितना बड़ा भी हो वो पार्टी को नहीं जिताता, पार्टी और कार्यकर्ता प्रत्याशी को जिताता है। और अगर बूथ पर संगठन की पकड़ मजबूत होगी, 5 लोग टिकट मांग रहे होंगे, टिकट एक को मिलेगा। अगर बूथ पार्टी का खड़ा होगा तो फिर वो 4 लोग जिनको टिकट नहीं मिला है, चाहते हुए भी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकेंगे। अभी समय है, अगर कोई बूथ पर आदमी किसी का व्यक्तिगत आदमी बन गया हो, उसके परिवार में नौकरी करने वाला बन गया, उसकी दुकान मकान की चाकरी करने वाला बन गया हो, तो कृपा करके व्यक्तियों का नौकर नहीं, पार्टी का कमल के फूल के व्यक्ति को अपनी कमेटी में रखिएगा। आपको कोई गद्दारी करने की परिस्थिति चुनाव में निर्माण नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो फिर कमल के फूल के साथ अपनी दौड़ लगाकर कमल के फूल के लिए काम करना होगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के लिए काम नहीं। और कमल के फूल के लिए आपने काम कर दिया मित्रों, तो कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। 58% मुसलमानों के बीच में से जीत के आता हूं, 200 कार्यकर्ताओं की टोली मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़ाती है, पूरे विधानसभा के चुनाव में 16 घंटे की कार में बैठने की नौबत नहीं आने देती, और हू करके चुनाव को जिता के निकाल के ले जाती है। इतनी बड़ी ताकत कार्यकर्ता में है। अगर कार्यकर्ता के प्रति हमारा समर्पण बना रहेगा प्रत्याशी का, तो कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में भी गाड़ी को निकालकर मतदान के स्तर, मतगणना के स्तर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाकर अपने कमल के फूल और प्रत्याशी को लेकर बाहर आ जाएगा। आखिर इस चुनाव में विशेषता क्यों है, क्या कठिनाई है इस चुनाव में? अभी तात्कालिक प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। जब नेहरू जी इस देश में प्रधानमंत्री थे तो 1 रुपए में 1 डॉलर, आज
65 रुपए में एक डॉलर, 66 रुपए में एक डॉलर आने की स्थिति आ गई। इस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटने का परिणाम क्या आया है? हर चीज महंगी होने जा रही है। डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी है। विदेश से जब किस रुपए की कीमत घटी, इसका मतलब हमारा सामान सस्ता हो गया। हमारे देश से सामान बाहर जाना बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार की गलत नीतियों के कारण रुपए की ये बदतर हालत होने के बावजूद भी हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। और जो सामान हम विदेश से मंगा रहे हैं, उस सामान के मंगाने पर हमारा खर्चा बढ़ गया है, घाटा बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी स्मृति की तरफ याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। पोखरण का बम विस्फोट उन्होंने किया था। सारे संसार ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। 1 पैसे की सहायता हिंदुस्तान को उस समय नहीं मिली। अटल जी ने चिंता नहीं की थी। अटल जी ने कहा था कि हमें 1 पैसे की सहायता मत दो, लेकिन भारत के मान और सम्मान के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, और नहीं किया। क्या उस वक्त कोई महंगाई बढ़ी थी? क्या प्लास्टिक की चप्पलों के बदले ठेले पर चीनी मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? गैस का सिलेंडर वाले आवाज लगा लगा के गैस का सिलेंडर आपको 200 रुपए में दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? आज 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर करने के बाद भी सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है, राशनिंग करनी पड़ रही है। मित्रों, आप एक एक व्यक्ति एक एक चौखट के भीतर ये बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद गैस सिलेंडर की राशनिंग व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। किसी मां बहन को ब्लैक से सिलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज क्या स्थिति है अटल जी की सरकार की स्थिति? मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में रुपया 18 रुपए गिराया, 18 रुपए, और अभी कम से कम 5 रुपए और मिलेगा। रिकॉर्ड गिरावट है रुपए की। देश की आर्थिक अराजकता की स्थिति देश में आ गई है। आर्थिक अराजकता की स्थिति देश में आ गई है रुपए का कीमत गिरने के बाद। वही अटल जी की सरकार, ये मनमोहन सिंह की सरकार। मनमोहन सिंह कहलाते हैं अर्थशास्त्री, अटल जी थे यथार्थशास्त्री। अटल जी के मन में था राष्ट्रवाद, मनमोहन सिंह के मन में है केवल सोनियावाद। एकमात्र समर्पण सोनिया के प्रति उनका है, राहुल के प्रति उनका समर्पण है। लेकिन ये राहुल और सोनिया इस देश को ले जाकर कहां छोड़ेंगे, ये आपके सामने चित्र आ रहा है। पाकिस्तान के सैनिक हमारे 2 सैनिकों का सिर काट कर ले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को हेमराज सिंह के घर पर मथुरा जनपद में जाने का अवकाश अब नहीं मिल पाया था। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एक शहीद का शव जो कटा था, सिर कटा शव है, एयरपोर्ट पर रिसीव करके उसके गांव तक ले गए थे, और गांव के संस्कार के समय जनरेटर वगैरह लगाकर पहले से बिजली वगैरह की व्यवस्था की थी। ये है आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार, अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री का ये चरित्र है कि उसके शव को उसके गांव तक ले जाने का रास्ता नहीं था, रोशनी करना तो दूर की बात है। चीन ने 19 किलोमीटर घुस का भीतर आपके सीमा पर चौकी बना ली, लेकिन भारत सरकार को जुम्बिश नहीं हुई। पाकिस्तान ने अभी 5 सैनिकों को मारा है, शहीद किया है। क्या वो किसी मां के बेटे नहीं है, किसी बच्चे के पिता नहीं है, किसी बहन का सुहाग नहीं है? लेकिन दिल्ली की सरकार पर सोनिया गांधी को सिवाय 2 लफ्ज कहने के जवाब में 5 के बजाय 50 से पाकिस्तानी सैनिकों का सिर काट कर लाने का साहस उनके पास नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का मूल प्रधानमंत्री होता तो या तो सिर काट कर लाते या पाकिस्तान से वार्ता के सभी दरवाजे बंद करके संबंध विच्छेद करके भारत स्वतंत्र होकर काम करता।
कांग्रेस में दम नहीं है, न राष्ट्र के प्रति समर्पण है, न राष्ट्र की मान सम्मान के प्रति उनका सोच है, तब फिर सरकार कैसी चाहिए? लोग कहते हैं कि ईद का त्योहार सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का त्योहार होता है। हमारे मुस्लिम समाज के लोग एक माह तक रोजा यानी व्रत रखते हैं, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं। पाक रमजान के बाद ईद के पवित्र त्योहार के दिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह कहां लिखा था? ईद की नमाज से लौटते वक्त हिंदुओं के मकान में आग लगा दो। जरा वीडियो टेप देखना यूट्यूब पर जाकर, किस तरीके से भुने हुए जैसे मुर्गे टंगे रहते हैं भुने हुए दुकानों पर, ऐसे हिंदू समाज के लोग के शव वहां पर लाइन से लगाकर बिल्कुल काले पड़े हुए। अखबार में नहीं आया है, सरकार नहीं आने दे रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देखो और अपने भीतर की गैरत को ललकारो, अपने स्वाभिमान को ललकारो, और इस स्वाभिमान का हिसाब किताब चुकता करने का अवसर ये 2014 का लोकसभा का चुनाव है। परिक्रमा का प्रतिबंध, 84 कोसी परिक्रमा का प्रतिबंध। विश्व हिंदू परिषद और संत मुख्यमंत्री जी के पास और मुलायम सिंह जी के पास गए, वार्ता करी, सरकार की तरफ से कुछ भ्रम पैदा किए गए, उसका समाधान किया। फिर समय तिथि स्थान इन सब के बारे में तय करने के लिए तय हुआ कि अधिकारियों के साथ संत बैठेंगे, तय हो जाएगा, अनुमति हो जाएगी। लेकिन एक जहरीला इंसान है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, जिसका नाम है आजम खान। उसको फौरन लगा कि तू उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा और मुख्यमंत्री विश्व हिंदू परिषद के संतों से बात करेंगे, मुसलमानों के बीच में मैं कैसे जाऊंगा। बजाय इसके कि जो संतों की और अधिकारियों की बैठक तय हुई थी वो बैठक होती, सीधे सीधे हम अनुमति नहीं देंगे ये निर्णय घोषित करके, और चुनौती दी गई है हिंदुओं के मान सम्मान को, संत समाज को, विश्व हिंदू परिषद को। भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं, संतों की यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित यात्रा, लेकिन जिस तरीके से अनुमति न देने की बात कहकर मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और यह कहा गया कि संतों पर गोली चला देंगे, संतों पर लाठीचार्ज करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का संबंध आता है। जिस प्रकार पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के आश्रम में जब राक्षस संहार करने जाते थे तो राजा उनको संरक्षण प्रदान करने जाता था ऋषि मुनियों को। अगर संतों के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व हिंदू परिषद का संत आपके काम करेंगे क्यों भाई? मेरठ कमिश्नरी के पिलखुआ का रहने वाला टुंडा आतंकवादी पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं पकड़ा गया तो इस देश में टुंडा के तो पेस मेकर लगेगा और संतों को लाठी मिलेगी। जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है, जो इस देश के न्यायप्रिय शांतिप्रिय नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करने वाला टुंडा, उसको सरकार पेस लेकर लगाकर उसकी जान बचाएगी और हिंदुस्तान के संतों पर लाठी चलाएगी। क्या इस बात को सोचकर इसका बदला लेने का मन आप नहीं बनाएंगे क्या? और मेरा तो आरोप है सीधे सीधे दिल्ली की सरकार पर, टुंडा को योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसको पेस लेकर की जरूरत थी, अस्पताल में लगवा नहीं सकता था, जानबूझकर उसने सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से अपने को गिरफ्तार करा के अपनी जान बचाकर भविष्य में कभी बाहर होगा तो फिर किसी देश के टुकड़े करने की साजिश में लगने के संकल्प से केंद्र सरकार के से साजिश करके उसने अपनी गिरफ्तारी की। मित्रों, 84 कोसी यात्रा के बारे में भी आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट करना चाह रहा हूं। बराबर 4 दिन से टेलीविजन पर मेरा ये बयान चल रहा है।
12 मास 365 दिन 24 घंटे ये यात्रा हो सकती है। कहीं मना नहीं लिखा है, कहीं प्रतिबंध नहीं लिखा है। नवंबर 98 में भी ये यात्रा सरकार की अनुमति से हुई थी। सरकार किसी दल की हो, सरकार एक सतत प्रक्रिया है। अगर किसी सरकार ने अनुमति दी है तो उसको नई परंपरा नहीं कहा जा सकता। सरकार कह रही नई परंपरा है। हर एकादशी के दिन इस परिक्रमा के पथ पर हिंदू समाज के संत और गृहस्थ अपनी अपनी सामर्थ्य, अपने उपलब्ध समय के अनुसार इस परिक्रमा की यात्रा पर 5 कोसी से 84 कोसी 4 टुकड़े की यात्रा पर बराबर निकलते हैं। चैत्र मास की में एक विशेष आयोजन है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाकी दिनों में प्रतिबंध ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उनका ये कहना मैं पूछना चाहता हूँ। सोमवार को शंकर जी के दर्शन करने की परंपरा है, मंगल को हनुमान जी के दर्शन करने की परंपरा है, शनिवार को शनि महाराज के दर्शन करने की परंपरा है। क्या बाकी दिन मंदिरों में ताले बंद हो जाते हैं क्या? तब फिर चैत्र मास का हवाला देकर संतों को जाने से रोकना। 250 संत कुल जाने थे, नामावली दी थी विश्व हिंदू परिषद ने। 250 संत क्या आतंक पैदा कर देते, क्या वहां झगड़ा खड़ा कर देते। और अगर झगड़ा खड़ा करने की संभावना थी तो 500 पुलिस वाले उनके साथ लगा देते, फिर कैसे झगड़ा हो जाता। आज भी तो तुमने 20,000 25,000 पुलिस वाले लगा रखे हैं सारी तरफ, चारों तरफ, और अभी हजारों की गिरफ्तारी हुई है। अभी कल सुबह के समाचार पत्रों में पढ़ेंगे, हमारे पास समाचार, हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं। रोक लो। दूसरी बात, आप सबके मैं खाली स्मरण शक्ति पर जोर डालना चाहता हूं। कांवड़ का जुलूस निकलता है जब लोग शिवरात्रि में कांवड़ लेकर आते हैं, डीजे बजाते हैं, डीजे। रामलीला के या देवी की सवारी के जुलूस निकलते हैं तो बाजे अनादिकाल से उसमें बजते आते हैं, नहीं बजते हैं। ये 2 साल से क्या मुसीबत आ गई है कि मस्जिद के आगे डीजे बंद करो और मस्जिद के आगे बाजे बंद करो। खुला बन जाएगा क्या? हमारे मंदिर के आगे से मुसलमानों के जुलूस निकलते हैं, हमारा तो भगवान वहीं बैठा रहता है, वो जाता नहीं कहीं बाहर। तब सरकार और प्रशासन के संरक्षण में मस्जिद के आगे डीजे और बाजे बंद करो की नई परंपरा शुरू करने का प्रयास। और अगर संत पार्क रास्ते में जाएंगे तो नई परंपरा के नाम पर उनको परिक्रमा करने से रोका जाएगा। आखिर कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करोगे भाई? संत यहां परिक्रमा नहीं करेंगे तो क्या ईरान में जाकर करेंगे क्या? इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा निवेदन है, अब से लेकर जब भी चुनाव हो, अपने उपलब्ध समय का, परिवार को पालने का जो आवश्यक समय आपको है, वो पहला काम वो करिए। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर परिवार के कामों के बाद उपलब्ध समय को अपने क्षेत्र के बूथ, भवन, गांव और वार्ड और उस क्षेत्र की जनता के साथ सशक्त, सात्विक, सक्रिय संपर्क बनाने का काम, उसकी समस्याओं से संघर्ष करके उसके अपने बीच में आपसी विश्वास पैदा करने के काम में आप लोग लगे। ये मेरा आप सभी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है। नेताओं के या लखनऊ के या दिल्ली के चक्कर काटने में जो समय, धन और श्रम का अपव्यय आप कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि उसे अपने बूथ पर, भवन पर करिए। बहुत बड़ी श्रेय आपको मिलने वाला है। मैंने आज तक कभी टिकट मांगने नहीं गया हूं। पार्टी मेरी मां है, पार्टी को तय करना कब किस बेटे से काम लेना। पार्टी टिकट तय करके मुझे दे देगी, मैं लड़ जाऊंगा। पार्टी टिकट तय करके आपको दे देगी, आपको लड़ूंगा। इसके अलावा कोई विकल्प लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सामने नहीं। तब फिर दिल्ली लखनऊ के चक्कर क्यों काट रहे? चक्कर काटो तो बूथ के काटो, भवन के काटो, अपने कार्यकर्ताओं के आपस के सुख दुख में साथ सहयोग करके काटो।
परिवार के काम से बचा हुआ अतिरिक्त समय समाज के काम के लिए पार्टी के माध्यम से दीजिए, और वह भी अपने क्षेत्र में दीजिए। क्षेत्र से अगर आवाज निकलेगी, सुगंधी फैलेगी, तो आपके पराक्रम का परिणाम आपके गोद में आएगा। परिक्रमा का परिणाम भीख मांगने के बाद भी अपेक्षित मिलता नहीं है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति में हो रहा है। सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यह चुनाव आ जाएगा। दिल्ली की सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार, अब तो कोयले की दलाली भी खाई, उसकी फाइलें भी गायब। दिल्ली की सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार, मनमोहन सिंह ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उसकी वादा खिलाफी का जवाब देना है। उत्तर प्रदेश सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण, उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों के साथ धोखा कर्जा माफ करने की बात कही थी। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार कृषि मूल्य आयोग गठित करने की बात कही थी, नहीं गठित किया है। धान के गेहूं के खरीद केंद्र स्थापित नहीं करते, इस सरकार की परंपरा है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया कि 6200 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी है, हाईकोर्ट का आदेश हुआ, नहीं किया। नौजवानों के साथ धोखा किया। मात्र 1,80,000 लैपटॉप बांटे हैं। 35 लाख इंटर पास बच्चे हो चुके, और अभी अगले 3 साल में कितने बच्चे होंगे, सिवाय धोखा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। 80 लाख बच्चे हाई स्कूल में पास हुए थे, इन्होंने कहा था हम टैबलेट देंगे, नहीं दिया टैबलेट। बिजली तो है नहीं, लैपटॉप टैबलेट दोगे, चार्ज कहाँ होगा। कुल मिलाकर मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है आप सभी से, इन सब बातों पर विचार करके, मन को मजबूत करके, बूथ को सक्रिय मजबूत करके 2014 का चुनाव, और आखिरी मंत्र यह है, दुनिया की चिंता मत करो, दूसरे बूथ पे क्या हो रहा है। अपने बूथ पर देखो पिछले चुनाव में कितना वोट मिला था, और इस पिछला पूरा चुनाव लोकसभा में हम कितने वोट से हारे थे। तेरे बूथ पर कितना हिस्सा उसे वो आता है, उससे 10% प्लस करके वोट बढ़ाने का संकल्प टारगेट आज से लेकर आप काम करेंगे। बूथ जीता तो लोकसभा जीता। केवल अपने अपने बूथ का टारगेट तय करिए कि पिछली बार 200 वोट मिले थे, इस बार हमें 322 वोट लेने हैं। तो 322 वोट कैसे मिलेंगे, हर चौखट के भीतर से उसको तलाशना शुरू करिए, और तलाश के उन वोटों को ईवीएम मशीन तक लाकर डलवा दीजिए। चुनाव आप ही जीतेंगे, कोई माई का लाल दीवार आपको चुनाव हरा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल सबसे बड़ा होगा, सर्वाधिक सांसद भाजपा के जीत के जाएंगे। आपके भरोसे बड़ी मजबूती के साथ संकल्प लेकर मैं काम कर रहा हूं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद जीतेंगे। इस भरोसे के साथ आप भी काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।